गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि हिंदी के लिए आपको हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड का अध्ययन करना होता है। हिंदी सेकंड के अंतर्गत आपका जो होता है वह है व्यावहारिक व्याकरण। तो व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपने शब्द रचना तथा शब्द के भेद और विकारी शब्द अभी तक आपने इसका अध्ययन किया है। इसके भी व्यावहारिक व्याकरण के भी कई खंड हैं। जैसे पहले खंड में व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम और अभी तक विशेषण तथा विशेषण के भेद पर चर्चा किया गया था। आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है संवाद एवं निबंध लेखन, जो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में ये सभी जैसे संवाद लेखन, सार लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन और चित्र वर्णन आपके एग्जाम को ध्यान देते हुए ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आज हम लोग रचनात्मक लेखन के अंतर्गत इसी का अध्ययन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि ये क्या हैं, इनके लिखने के तरीके क्या हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है। इसके पहले एग्जाम में आपने अपठित बोध से परिचय हुआ होगा। जैसे उसमें थे अपठित गद्यांश एक होता है और अपठित काव्यांश। अपठित गद्यांश आपने देखा होगा कि एक गद्य दिया गया होगा और उस गद्य के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे, जिससे आप उस गद्य को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। और अपठित काव्यांश, अपठित काव्यांश, काव्यांश मतलब कविता। इसमें होता है कि कविता दी गई रहती है और उस कविता के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे गए रहते हैं, जिसमें वो कविता पढ़ करके आप उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये थे अपठित बोध। अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश और काव्यांश थे, जो आपके एग्जाम में अपठित गद्यांश आया भी था। अब आता है तीसरा खंड, रचनात्मक लेखन, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी करेंगे। इसमें भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में देते हुए आपको संवाद लेखन और निबंध लेखन पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज शुरू करते हैं संवाद लेखन और निबंध लेखन। तो आप देखेंगे कि संवाद क्या होता है, निबंध क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है, इसे लिखने के तरीके क्या होते हैं, इनको लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना होता है। रचनात्मक लेखन, संवाद लेखन। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द से मिलकर बना है। वाद का अर्थ है कहा हुआ कथन तथा सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से या भली भांति। इस तरह संवाद वे कथन होते हैं जो सम्यक रूप से या भली प्रकार से कहे गए होते हैं। इस तरह संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। बच्चों, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो पाठ 11 था उसमें श्रोता और वक्ता की कोई बात आई थी। तो हमने आपको बताया था कि वक्ता वो होता है जो बात को कहता है और श्रोता सुनने वाला। उसी प्रकार से संवाद लेखन में यह सबसे आवश्यक होता है कि वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने हों।
लेकिन आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने भी नहीं होते तो भी संवाद हो जाता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। अभी हमने आपसे कहा कि संवाद में वक्ता और श्रोता का आमने सामने होना आवश्यक है, लेकिन आपको पता है कि आज का जो युग है वो इलेक्ट्रॉनिक युग है। इसमें टेलीफोन से हम लोग बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ऑडियो वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात होती है। तो क्या इसमें वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं? नहीं, लेकिन इसको भी संवाद कहा जाता है। यह भी संवाद हो जाता है, उसमें भी बात हो जाती है। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। संवाद यानी बातचीत, जो भी बात हो, या फिर जो कथन होता है, जो हमें अपने कथन को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करना है, उसी को कहते हैं संवाद। तो संवाद छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। जैसे नाटक आपने देखा होगा, और फिल्मों की जो कथा होती है वह बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये बड़े संवादों के उदाहरण हैं। और छोटे संवाद क्या होते हैं? छोटे संवाद में वक्ता और श्रोता जो होते हैं, उनके मनोभाव, उनकी स्थिति, ये सभी मतलब व्यक्त करने का जो तरीका होता है, जो अवसर मिलता है, उसी को कहते हैं छोटा संवाद। जैसे एक बच्चा अपने दोस्त से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है अपने अध्यापक से। तो अभी मान लीजिए कोई बच्चा है, वो हंसकर बात करता है और कभी नाराज होकर के। यदि होमवर्क नहीं किया है तो डर कर के बात करता है वो अपने अध्यापक से, और अपनी माँ से प्रेम से या आदर से बात करता है आदि, जो भी हुआ। जैसे ये सब हुए छोटे संवाद, जिसमें श्रोता या वक्ता अपने मन की स्थिति को, अपनी मनोभाव को छोटे रूप में दर्शाते हैं। अब हम जानेंगे कि संवाद लेखन के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। संवाद का मतलब उद्देश्य होता है कि कुछ कहा जा रहा हो, वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए। जो बात कही जा रही है वह श्रोता को समझ में आनी चाहिए। वक्ता जो बात बोल रहा है वह श्रोता को समझ में आनी चाहिए। और इसमें जो भाषा होती है वह सरल और सहज होनी चाहिए। इसमें संवाद में, लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का और सरल वाक्यों का प्रयोग होता है, क्योंकि जो लंबे और बात होंगे वह जटिल होंगे, और जटिल वाक्य से जो सुनने वाला है, श्रोता है, उसको समझ में नहीं आएगा। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। इसमें अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब संवाद में कोशिश करना चाहिए कि मुहावरे, लोकोक्तियां और अनेकार्थी शब्द ना आए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए संवाद में लोकोक्तियां या मुहावरे आ जाएं तो श्रोता को इसका समझ ना आए, वो इसका अर्थ ना जानता हो। इसलिए इन बातों का संवाद लेखन में आवश्यक होता है कि इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन करें। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है एक संवाद लेखन, जो उदाहरण के तौर पर आपको अभी मैं समझा रही हूं। बीमार पड़ जाने के कारण सुमन ने हिंदी का होमवर्क पूरा नहीं किया। अध्यापक को अपनी स्थिति बताते हुए सुमन का अध्यापक के बीच संवाद। अब देखेंगे कि एक अध्यापक है और सुमन एक स्टूडेंट है, जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है, और वह अपने अध्यापक को अपनी स्थिति बता रही है कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया।
यह है संवाद, यानी उन दोनों के बीच की मन स्थिति, मनोभाव। जैसे अध्यापक, सुमन, सबने होमवर्क दिखा दिया, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? अध्यापक ने सबका होमवर्क चेक किया और सुमन ने होमवर्क अपना नहीं दिखाया। तब अध्यापक ने कहा कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सुमन ने कहा, सर मैं कर नहीं पाया। अध्यापक, क्यों नहीं कर पाए? लगता है इन कुछ दिनों से पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम पिछले सप्ताह क्लास में भी नहीं आए थे। इसमें जो सुमन है एक किसी लड़के का नाम है। तो उसने कहा कि अध्यापक ने कहा कि लगता है तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका जो वाक्य वह कितना सरल है और कितना छोटा है। सुमन ने कहा, नहीं सर, पिछले सप्ताह में बीमार पड़ गया था, इसलिए स्कूल भी नहीं आ सका और होमवर्क भी पूरा नहीं कर सका, पर मैं इसे कल पूरा करके दिखा दूंगा। उसने कहा, जब सर ने कहा कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसने कहा कि मैं बीमार था जिसकी वजह से मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ और मैं कल पूरा करके दिखा दूंगा। तब अध्यापक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल तक सारा काम पूरा करके दिखा देना। सुमन ने बोला, ठीक है सर। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि इसी छोटे संवाद में कितना छोटा है और उन दोनों की मनस्थिति, मतलब सुमन ने भी अपने जो भी हुआ था उसके साथ, वह बीमार था, उसने सारी बातें अपने अध्यापक को बता दी और अध्यापक ने भी उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, तुम अपना होमवर्क और पूरा काम करके मुझे दिखा देना। यह होता है संवाद। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक संवाद लेखन समझ में आ गया होगा। अब बाकी भी आपके पुस्तक में दिए गए हैं संवाद, जिसे आप एक बार दोहरा लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि हम सभी आज संवाद लेखन और निबंध लेखन पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमने संवाद लेखन पर अभी चर्चा किया। अब हम निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए अति आवश्यक है। निबंध लेखन। निबंध किसे कहते हैं? निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता हो। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखन को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये निबंध उस गद्य को कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो और जिसके माध्यम से हमें अपने विचारों और भावों को हम अच्छे से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें। जो अच्छे निबंध होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, अब इन्हें जानते हैं। इसमें जो वस्तु है उससे संबंधित, मान लीजिए हमको जिस वस्तु पर लिखना है, जिस पर लिखना है, उस निबंध में चर्चा की जानी चाहिए उस पर। और निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई बातों का सारांश आना चाहिए। जैसे जो सबसे नीचे होता है वह उपसंहार होता है। अभी आप इसके जो अंग होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे नीचे होता है उपसंहार, सबसे अंत में लिखा जाता है। तो उपसंहार या निष्कर्ष में जो ऊपर की बातें हैं, मतलब जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो बातें उपसंहार में आनी चाहिए। निबंध के लिए वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, यानी विराम चिन्हों जैसे अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, जो भी होते हैं विराम चिन्ह, उनका उचित प्रयोग होना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे निबंध मान लीजिए बोला गया कि 200 शब्दों में निबंध लिखिए,
तो हमें इसका ध्यान देना चाहिए कि 200 शब्द, अब हमें अक्षर ये शब्द नहीं देखना है कि हम देखेंगे काउंटिंग करके कि 1 2 3 4 ऐसे 200 हुए कि नहीं। हमको अनुमान होना चाहिए कि 200 शब्दों का कितने पेज में आना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये थे अच्छे निबंध की कुछ विशेषताएं। अब हम निबंध के भेद पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी आपको हम बता दें कि निबंध के अंग होते हैं भूमिका, विस्तार और उपसंहार। ये भी होता है, भूमिका में उस विषय का परिचय दिया जाता है, जैसे जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय के बारे में चर्चा किया जाता है और वह जहाँ से शुरू होता है, यह अंश जितना ही आकर्षक होता है लोगों को निबंध पढ़ने का उतना ही प्रेरित करेगा। जैसे भूमिका के अंतर्गत हमें जिस विषय के बारे में बताना है उसका परिचय दिया जाता है। विस्तार होता है, उस विस्तार के अंतर्गत हमें यह बताना होता है कि मतलब उसका पूरा विस्तार पूर्वक लिखना रहता है, उसके लाभ हानि, इससे क्या है। उपसंहार, और उपसंहार जो होता है वो अंतिम अंग होता है। इसके अंतर्गत हमें यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। जो भी विषय हम लिखे रहते हैं उस पर चर्चा समाप्त हो जाती है और सारांश जो होता है रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी उपसंहार में हमने अभी आपको बताया कि उपसंहार के अंतर्गत ऊपर के अनुच्छेद जो भी बातें आती रहती हैं उपसंहार के अंतर्गत उसकी चर्चा एक बार अवश्य कर देनी चाहिए। ये थे अंग और भेद, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक, ये होते हैं निबंध के भेद। अब इनको हम बारी बारी से एक बार जान लेते हैं कि वर्णनात्मक क्या होता है, विवरणात्मक और विचारात्मक क्या होता है। वर्णनात्मक मतलब जैसे जिसमें वस्तुओं, स्थानों और दृश्यों आदि का वर्णन किया गया हो। जैसे माजे हमको दशहरा, होली, वर्षा ऋतु आदि ये जो निबंध लिखे गए होते हैं वो वर्णनात्मक निबंध होते हैं। विवरणात्मक जैसे नौका विहार, रेल विहार, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी आदि इस प्रकार के उदाहरण हैं। जिसमें किसी घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों और व्यक्तियों का परिचय दिया जाता हो वह होता है विवरणात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत जैसे किसी समस्या, कोई भी समस्या हो, जैसे विज्ञान से लाभ हानि, दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, निंदा आदि इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। यानी विचारात्मक निबंध के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जैसे किसी समस्या, विचार, मनोभाव। तो बच्चों ये थे निबंध लेखन। यानी निबंध लेखन क्या होता है, अच्छे निबंध लेखन की क्या विशेषताएं हैं, निबंध के अंग क्या होते हैं और निबंध के भेद क्या होते हैं। अब हम आपको एक निबंध है जो स्वतंत्रता दिवस पर है, इसको एक बार पढ़ करके बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना होता है। स्वतंत्रता दिवस पर संकेत बिंदु दिया रहता है कि आपको संकेत बिंदु में क्या क्या डालना है। प्रस्तावना, परतंत्रता से स्वतंत्रता की कहानी, लाल किले पर झंडारोहण, राज्यों में स्वतंत्रता समारोह, विदेशों के भारतीय दूतावासों में स्वतंत्रता समारोह, उपसंहार। जब आपको ये संकेत बिंदु दिए गए हों तो इस संकेत बिंदु में ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, वो जो भी पॉइंट्स हैं, बिंदु जिसको कहते हैं, ये सभी आने चाहिए। लेकिन अभी आपको छोटे में ही लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर कैसे लिखना है। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमारे देश को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। इसी दिन हमारे देश में लाल किले पर तथा अन्य सरकारी इमारतों पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था।
15 अगस्त 1947 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लाल किले से झंडा फहराकर उन्होंने सारे देश को, जनता को संबोधित किया। सारा देश भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित नेहरू की जय के नारों से गूंज उठा। इस प्रकार हमारे देश के इतिहास में यह एक महान घटना थी। इसी घटना की याद में हम 15 साल हर साल 15 अगस्त के दिन इस पर्व को मनाते हैं। अब आपने देख लिया कि जो अब मतलब भूमिका थी एक प्रकार से, उसमें क्या कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो चूंकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिख रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब ध्वजारोहण किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। इस दिन देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर सारे देश को संबोधित करते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि कौन लाल किले पर झंडा फहराता है। इस वर्ष लाल किले पर वर्तमान प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया और देशवासियों को संदेश दिया। तो पता है कि इस दिन देश के प्रधानमंत्री ही लाल किले पर झंडा सबसे पहले फहराते हैं और देशवासियों को कुछ संबोधित करते हैं, कुछ संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे देश के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि में अवकाश रहता है। राज्यों की राजधानियों में विशेष समारोह मनाए जाते हैं। हम लोग भी अपने विद्यालयों में जाते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। राज्यों की राजधानी इस दिन प्रत्येक सच्चा भारतीय अपने मन में यह प्रतिज्ञा करता है कि वह तन मन धन से अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। और आपको पता है कि हम सभी अपने विद्यालय में ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्रगान भी गाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने से जनता में एक नए उत्साह की भावना का संचार होता है। देशवासियों के मन में स्वाभाविक तथा देशभक्ति की भावना जागृत होती है। अपने पुराने इतिहास की याद करके नागरिक यह प्रण लेते हैं कि जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे नेताओं ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, हमें किसी भी कीमत पर उसे बचाना है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देश की स्वतंत्रता से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इस निबंध यानी स्वतंत्रता दिवस निबंध पर आपको भूमिका और विस्तार समझ में आ गया। तो बच्चों, यह था आज का टॉपिक, संवाद और निबंध लेखन। ओके, धन्यवाद।